कर दो, कर दिया। चलिए स्वागत है। तो पहले वर्तनी लिख लो फिर चलते हैं। लिखो पहला शब्द। जमदग्नि, 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 जमदग्नि। अगला लिखो दैत्य, दैत्य, दैत्य। अगला लिखेंगे महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी। अगला लिखो शूर्पणखा, शूर्पणखा, रावण की बहन का नाम शूर्पणखा। अगला लिखो किंकर्तव्य विमूढ़, किंकर्तव्य विमूढ़, किंकर्तव्य विमूढ़। अगला लिखो सन्यासी, सन्यासी। अगला लिखेंगे अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। फिर लिखेंगे बहुब्रीहि, बहुब्रीहि। कितने हो गए? अगला लिख लो ज्योत्सना, ज्योत्सना। अगला लिखो हिरण, ज्योत्सना के बाद लिखेंगे हिरण। हो गया? बताओ पहला। जमदग्नि, जमदग्नि। अगला दैत्य, दैत्य। महत्वाकांक्षी, आधा ता लगेगा। हाँ गलत यही होगा और क्या, ऐसे करके। हाँ शूर्पणखा, या तो ऐसे लिख लो, यदि ऐसे भी लिख रहे हो तो भी ठीक है। शूर्पणखा, शूर्प जिसके नख माने नाखून सूप जैसे हैं उसे कहा जाता है शूर्पणखा। अगला बताओ किंकर्तव्य विमूढ़। अर्थ तो पता चल गया। अब अर्थ ये है असमंजस की स्थिति, निर्णय ना ले पाओ, दुविधा में फंसे रहो, ये करें कि वो करें। किंकर्तव्य विमूढ़। अगला बताइए सन्यासी, सन्यासी। अंकी बिंदी भी आएगी, आधा ना भी आएगा। अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, नहीं कटेगा। ज्योत्सना, आधा ता और आधा सा। हिरण,
ऐसे लिखते हैं हरिण, ये वही है जिसके पीछे पहले राम गए थे, कलयुग में सलमान गए थे, तब से दोनों ही परेशान है, इसलिए अपन भी परेशान है क्योंकि लिखा ही ऐसे ही जाएगा। हाँ अच्छा चलिएगा, तो देखो हम लोग कल व्यंजन शुरू कर चुके हैं और व्यंजन में हमने स्पर्शी भी कंप्लीट कर लिया है। का, चा, टा, ता, पा के उच्चारण स्थल देख लिए थे, का से लेकर के मा तक। और अब इसके बाद अगले वर्ण या अगले व्यंजन का प्रकार पढ़ते हैं और अगला प्रकार है आपका अंतस्थ व्यंजन। अब दूसरा हमारा भेद है या प्रकार है जिसका नाम है अंतस्थ व्यंजन। अब देखा जाए कि ये जो अंतस्थ व्यंजन है इसकी क्या परिभाषा हो सकती है या कौन कौन से व्यंजन हमारे इस कैटेगरी में आते हैं या इस श्रेणी में आएंगे। तो सबसे पहले हम व्यंजन को याद रखेंगे कौन कौन से व्यंजन है। तो आप बताएंगे या, रा, ला, वा, ये अपने क्या बन जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या, रा, ला, वा। ठीक है, अब देखो क्या क्या कह रहा है अच्छा वो, अब देखो, अब यहां से अपन याद करेंगे कि सबसे पहले ये समझना है कि इनकी क्या परिभाषा बनाई जा सकती है, क्या डेफिनेशन बनाई जा सकती है। तो पहले हम ये देखते हैं अंतः का अर्थ देखते हैं। अंतः, हाँ सर, हाँ हाँ बोल दे, वो ऊष्म या संघर्षी। हाँ, अगला जो अंतः का जो अर्थ समझेंगे वो समझेंगे किससे, आंतरिक से। किससे, आंतरिक से माने इंटरनल पोर्शन। और स्थ का अर्थ अपन समझ लो याद रखने के लिए कि स्थान विशेष से है। किससे है, किसी भी स्थान विशेष से संबंधित है। ठीक है, मतलब ये हो गया कि एक लगभग एक अर्थ समझने की कोशिश करें अंतस्थ का तो ये निकल रहा है कि इंटरनल पोर्शन की बात कर रहा है। कहाँ, मुख के, हमारे मुख का आंतरिक भाग। जरा समझते हैं, जब इन व्यंजनों का उच्चारण किया जाएगा तो जीव हमारे मुख में 100% रूप से कहीं पर भी स्पर्श नहीं करती है, बल्कि आपको कल जितने भी स्थान बताए थे, चाहे आपका तालु हो, चाहे आपका मुर्दा हो, कोई भी हो, वो उसके आसपास से होकर के गुजरेगी या वहां पे हो सकता है कुछ कम समय के लिए स्पर्श करे या टच करे। ठीक है, मतलब ये है कि ये 100% सही और सटीक तरीके से क्या नहीं करती है, स्पर्श नहीं करती है। अब उदाहरण से भी समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये बात सही है या वैसी पढ़ा रहे हैं। तो अभी जरा देखो इसको समझते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए आप या व्यंजन का उच्चारण करके देखें, या, और जीभ पे ध्यान दें और ये बताएं कि वास्तविकता में जीभ टच करती है कि नहीं। वो भी वहां भी चलेंगे, अभी पहले एक एक करके तो चलो। या में कहीं जीभ कहां लग रही है, बोल के देखो, या ऐसा लग रहा है, अच्छा पता ही नहीं चल रहा, तो पता चलवा देंगे ना काहे। अब देखना जरा कि ये माना कि यहां पे जीभ कहीं आसपास, जैसे बात करें ये पूरे मुख की आंतरिक संरचना है, जीभ हमारी यहां ये दांत और उसके आसपास से होकर के गुजरेगी लेकिन टच नहीं करेगी। बोल के देखो या, और जीभ पे ध्यान देना। और वहीं चा बोल के देखो, चा, चा बोलो और या बोलो, अंतर समझो। चा में कहीं टच कर रही है, चा बोलते हैं तो यहां पे दांतों के पास टच करेगी। ठीक है, और जैसे या बोला तो या बोलेंगे जैसे माना मुख का ये आंतरिक भाग है, तो हमारी जीभ यहां से ऐसे करके पास से होकर के ऐसे निकलती है, टच कहीं नहीं करेगी, या कहीं टच नहीं करती। मतलब क्या है कि ये आपके तालु, मूर्धा, दंत इनके आसपास से होकर के निकलती है, लेकिन व्यवस्थित रूप से सही तरीके से टच नहीं करेगी। करेगी भी तो बहुत अल्प यानी कि कम करती है, जैसे अन्य व्यंजन करते हैं उस तरह से जीभ टच नहीं करती। ठीक है, पहली बात ये। अच्छा, अब जैसे रा में समस्या है तो रा को बोल के देख लेते हैं। रा, आप रा का जैसे ही उच्चारण करोगे तो जीभ यहां पे टच करेगी, रा, लेकिन कैसे करेगी, जीभ लगेगी और छूटेगी, लगेगी छूटेगी, थोड़ा ध्यान दो। रा,
क्योंकि जीव रा एक ऐसा व्यंजन है जिसके बोलने में टोन में कंपन होता है। जीव का जो अगला भाग होता है, टोन कह लो या अग्रभाग कह लो, उसमें कंपन होता है और ऐसा लगता है कि जैसे पुराने जमाने की जैसे डोरबेल साइकिल की ऐसी घंटी लगी है और इसके ऊपर इस प्रकार से लगती थी, छूटती थी, ऐसी तो बजती थी पहली घंटियां। फिल्मों वगैरह में कॉलेज की छुट्टियां जब होती थी पुराने जमाने में तो दिखाया जाता था, ऐसी घंटियां होती थी, घर में भी लगी रहती थी। हाँ, अब ये क्या है, ये जैसे राग का और इसका एक ही कंसेप्ट है, ये लगेगी छूटेगी, लगेगी छूटेगी, ऐसे ही राग के साथ जीव का कंसेप्ट है। रा जीव लगेगी छूटेगी, लगेगी और छूटेगी, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार लग के कहानी खत्म ना, बराबर ये क्या है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंटली छूटती रहेगी और लगती रहेगी, स्पर्श करती रहेगी। तो आप बताएंगे कि इसमें भी बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा, लग रही है और छूट रही है। अब देखो ला की बात करो, ला, अब ला जैसी बोलेंगे तो जीव आपकी ये स्थिति में आएगी, बोल के देखो ला, जीव पूरी मुख में ऐसे करके खड़ी हो जाएगी, ला हो रही है क्या, बोलो ला, नहीं हो रही, साम कहां पे, ला, ला, हाँ ये यहां पे जाएगी ना, चलो चलो यहां से समझ ले, तो यहां पे ऐसे करके खड़ी होगी ला। अब जीव ऐसे करके मुंह में खड़ी होगी तो इससे क्या होगा कि जो हमारी श्वास वायु फेफड़ों से अंदर आ रही थी, जो श्वास वायु फेफड़ों से अंदर आ रही थी, अब ये हो गया रास्ता बंद। तो अब श्वास वायु कहां से निकलती है, हालांकि ये आपके दंत मूल में जाएगा, मतलब दांतों के पास से जीव टच होती है, दांतों की जो जड़ है उसे दंत मूल कहते हैं, वहां पे टच करेगी, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थल तो आगे बता देंगे दंत मूल होगा, लेकिन जैसे ये श्वास वायु बाहर निकलती तो ये जीभ जैसी खड़ी होती है मुंह में तो ये पूरा रास्ता घेर लेती, तो श्वास वायु बगल से निकलती है। कहां से निकलेगी, बगल से, इसलिए इसका एक नाम रखा जाएगा पार्श्विक व्यंजन, इसलिए इसका नाम रखा जाता है पार्श्विक व्यंजन। क्यों पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, क्योंकि हिंदी में पार्श्व का मतलब होता है साइड माने बगल, हिंदी में पार्श्व किसको कहते हैं, बगल, पड़ोसी को कहते हैं, पार्श्व माने बगल को कहते हैं। तो जैसे ही जीव यहां पे खड़ी होती है तो हमारी श्वास वायु फिर जीव के बगल से निकलती है, तो इसलिए विद्वानों ने ला को क्या कह दिया, पार्श्विक व्यंजन कह दिया। रा को क्या बताया था, प्रकंपित, क्योंकि जीव की टोन में कंपन होता है, कंपित कह लो या प्रकंपित कह लो, प्रकंपित, कंपित, या एक और नाम दे दो लुंठित, जीव लुढ़कती है, लुंठित व्यंजन, जीव क्या है ऐसे करके लुढ़कती सी है, रा बार बार गिरती है उठती है, तो इसको कह दिया अपन ने, या तो एक ही बात है, चाहे तो प्रकंपित या कंपित, और दूसरा नाम देगा तो लुंठित व्यंजन देता है। अब हमसे पूछेगा बताओ कि लुंठित व्यंजन कौन सा है, अब ऑप्शन दिए होंगे या रा ला वा, तो अब आपको तय करना है, तो आप बताएंगे रा आपका प्रकंपित या कंपित, या इसी को क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं। ला क्या है, तो ला बताएंगे ला अपना पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ला जब बोलते हैं तो श्वास वायु बगल से निकलती है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, आप बताएंगे पार्श्विक व्यंजन नाम दे दिया। अगला है वा, वा का जब उच्चारण करते हैं वा तो होठों में मूवमेंट ज्यादा होता है, दंत ओष्ठ, क्योंकि जीव हल्की सी दांत के पास जाती वा और होठों में मूवमेंट होता है, तो इसका जो ओरिजिनल यानी कि वास्तविक उच्चारण स्थल है वो तो दंतोष्ठ है, आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हमें जो काम है ना वो ये काम है कि ये और ये इन दोनों को एक साथ किसी और नाम से जानते हैं, जैसे कि आपने इनको देखा, इनको प्रकंपित कह रहे हैं, इसको पार्श्विक कह रहे हैं, ऐसे ही या और वा को अर्धस्वर कहते हैं, ऐसे ही हम याद रखेंगे या और वा क्या कहलाता है, तो अपना आंसर हो जाएगा, इनको हम लोग कहते हैं अर्धस्वर, क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं, ये बात हम यहां से याद रखेंगे। अब इनको अर्धस्वर क्यों कहते हैं, कारण समझो, इनको अर्धस्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं या और वा के साथ में कब कैसे लिखें। जैसे एक उदाहरण लिखा, आपने लिखा जैसे गई और फिर आपने लिखा गई, अब ये बताओ किसमें गई, मतलब सही कौन सा है, हम तो दोनों ही लिखते हैं, हमको एक ही पेज में दो बार गई लिखने पड़े तो हम दोनों लिख देंगे, एक बार ये लिख देते एक बार ये लिख देते हैं, पढ़ने वाले का मन भर दे भैया तू यदि ये सही लगता है तो इसे रख ले, ये सही लगता है तो ये रख ले। अब बताओ कि हमारे हिसाब से कौन सा सही है कि किस में जा रही है, तो आप ऐसी स्थिति में देखो ये गई और गई, ये या पे मात्रा लगी, तो होता क्या है कि अपने या और वा सामान्यतः ये जैसे स्वर के साथ जुड़ जाते ना, जिस भी स्वर के साथ में, ये सामान्य स्थिति में उसी स्वर की तरह व्यवहार करने लगते हैं, उसी स्वर की तरह व्यवहार करने लगते हैं या लगभग उसी के जैसे बन जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कह दिया गया है, अर्धस्वर कह दिया गया है।
तो कभी एग्जाम में पूछता है बताएं अर्धस्वर क्या है या किसे कहते हैं, तो आंसर क्या कर देंगे, अर्धस्वर कहा जाता है या और वा को। ठीक है, फिर पूछता है अपने से बताइएगा कि प्रकंपित किसे कहते हैं, पार्श्विक किसे कहते हैं और अर्धस्वर ये है। तो आप अब ऐसी स्थिति में हमेशा किसके साथ जाना सही है, स्वर के साथ जाना सही है, कि जहां स्वर का प्रयोग किया गया वो शब्द आपका सही माना जाता है। लेकिन एक गड़बड़ हो सकती है कहां पे, कुछ जगह, जैसे एक जगह आपको ये लिखा मिला है और एक जगह आपको ये लिखा मिला है। अब आपको मेरी बात याद आएगी कि सर ने पढ़ाया था जब भी ये कंडीशन बने स्वर के साथ चले जाओ, अपनी बात बन जाएगी। लेकिन यहां पे बात बिगड़ेगी, यहां पे स्थायी नहीं होगा, स्थायी होता है। तो स्थायी जब आपको सही लिखना है वर्तनी के दृष्टिकोण से, तो कौन सा, या पे मात्रा लगा के लिखना पड़ेगा, तो अपना स्थायी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो, अब अगला देखो, माना किसी ने लिख दिया ऐसे और वहीं किसी ने लिख दिया ऐसे, अब बताओ क्या सही है। अब हम लोग यदि हमें जानकारी नहीं है तो हम तो भाई कैसे भी प्रयोग कर सकते ना उसका। ठीक है, तो अब इतनी बात तो समझ में आ गई कि जब भी या के साथ जो स्वर लगता है वो उसी की तरह लगभग उसी के जैसा उच्चारण होने लगता है। लेकिन सही कौन सा माना जाएगा, स्वर के साथ वाला। अब देखो, ये तो अपन या की बात कर रहे हैं, वा के साथ क्या कहानी है, तो वा के साथ समझिएगा। जैसे बताओ ये क्या लिखा हुआ है, पहले तो पढ़ के बताओ क्या लिखा है, कोआ लिखा है। चलो ठीक है, कई जगह ये लिखा है और कई जगह ये भी लिखा रहता है। ठीक है, ये क्या लिखा है बताओ, कोआ। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये बताओ फिर ये क्या लिखा है, और ढंग से देख, मैं आपको कहीं और पहुंचा रहा हूं। हाँ, आप पोहा के ठेला से लौटे आते हो, आगे तक तो जाओ, पोहा के ठेला के आगे और भी है। तो ये पोहा नहीं है, ये है पौआ। अब देखो ये क्या, औ की मात्रा लगी ना, औ की मात्रा लगी तो जो मात्रा जैसी लगी वैसा पढ़ना पड़ेगा। अब यहां पे भी क्या पढ़ेंगे, कौवा, कौवा, ये पढ़ेंगे कौ, औ की मात्रा है। लेकिन अपन यदि ऐसा पढ़ते ना कौवा, ऐसा लगता है वैसे ही कोई अनपढ़ टाइप के आदमी है, और कौवा को कौवा बोल दो, नहीं करे बहुत पढ़ा लिखा आदमी। ठीक, और क्या बताएं, जैसे हमने इसको कौवा बोल दिया तो उड़ ही नहीं पाएगा ढंग से, क्योंकि है ही नहीं कौवा। कौन है, औ की मात्रा लगी, कौवा, ये भी कौवा। अब जरा देखो यहां पे जो सही तो आपका दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन बात ये आती किसको प्राथमिकता दी जाएगी, तो स्वर के साथ चले जाओ। ठीक है, गलत एक भी नहीं ना, तो यहाँ पे गलत, यहाँ पे भी गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा सही नहीं है। ज्यादा सही तो आपका स्वर वाला ही है, तो हम तो कोशिश वही करेंगे भाई सही। जैसे एक बुरा है एक महाबुरा है, तो कम बुरे के साथ चले जाओ, महाबुरे के साथ काय हो जाओ। ठीक है, तो अब देखो, तो ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन बात यह है कि इसका प्रयोग और इसका प्रयोग कैसे हो रहा है, उसी स्वर की तरह हो रहा है। तो ये तो बताया था, जब भी या और वा स्वर के साथ प्रयुक्त होते हैं तो ये उसी स्वर की तरह हो जाते हैं। इसीलिए हम या और वा को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। ये बात याद रखें, क्लियर होगी बात, या और वा को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो ये तो अपनी अभी तक बात कंप्लीट हो पाई है किसकी, अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से, या, रा, ला, वा। या और वा को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। रा को क्या कहते हैं, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। ला को क्या कहते हैं, तो पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ये आपको बिल्कुल ऐसे याद रखना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में इसी तरह से आएंगे। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े तो अगली बात देखेंगे। इसके बाद जो अगला व्यंजन का प्रकार आ रहा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अगला जो व्यंजन का प्रकार है इसका नाम है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अब सुनो जरा, चलो इसे सुनने से पहले एक बात और समझ लो। क्या, जैसे आपके घर पे कोई व्यक्ति आता है और ये कहता है कि हमें थोड़ा सा ये दे देना, तो आप दे दोगे कि नहीं, मुझे क्या पता, क्या आप तो ये बताओ दोगे कि क्या है। हाँ, अब बताओ आप दोगे या नहीं दोगे, पहले तो ये बताओ। और दोगे तो क्या दोगे, इसने तो मना कर दिया, अपन देंगे नहीं, मना कर देंगे, है ही नहीं। अब बताओ, संधि विच्छेद कर लो। वैसे तो खैर एक बार में ठीक पहुंच गए थे, सही बताया था। उष्ण का अर्थ होता है गर्म। उष्ण का अर्थ क्या होता है, गर्म। अंबु पर्याय है जल का, तो क्या बन गया,
गर्म पानी, गुनगुना पानी, तो ये बन गया पानी। ठीक है, तो कैसा पानी मांग रहा है बेचारा, दे दो, क्या बुराई है, गर्म पानी मांग रहा है। तो यहां पे इसलिए बताया है क्योंकि यहां पे एक शब्द आया है ऊष्म। ऊष्म का मतलब हम लोग जानते हैं पहले से, इतना तो पढ़े हैं, गर्म। अब यहां पे एक और शब्द आया है अपने पास में, संघर्षी। तो संघर्षी का मतलब क्या है? अब देखो, संघर्षी को देखा जाए तो इसको आप याद रख सकते हो किससे? इसे हम याद रख सकते हैं घर्षण से। किससे? घर्षण से। और घर्षण से क्या होता है, चलो अभी देखो प्रैक्टिकल करते हैं। हाँ सही कह रहा। सर्दियों में हम लोग चलते फिरते क्या करते रहते, ऐसे हाथ करते रहते हैं, तो ये क्या है, घर्षण ही तो, फ्रिक्शन ही तो है। तो घर्षण से क्या होगा, हीट यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो सीधी सीधी बात है कि घर्षण से क्या होता है, तो आप बताएंगे घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ऊष्मा ठंडी होगी या गर्म होगी? ऊष्मा ही है तो गर्म है। तो अब देखो कि जब हम इन व्यंजनों को बोलते हैं, जो भी अभी आएंगे थोड़ी देर बाद, उनको हम ऊष्म या संघर्षी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण से या उच्चारण के समय हमारी स्वर तंत्रिकाएं जो हैं उनमें थोड़ा सा फ्रिक्शन यानी कि घर्षण होता है, जिसके कारण हमारी श्वास वायु कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो अब इसीलिए इनका नाम रखा गया ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। क्यों रखा गया है कि जब इन व्यंजनों का उच्चारण किया जाएगा तो श्वास वायु कैसी निकलती है, हल्की गर्म निकलती है। ये नहीं सोचना धुआं निकल जाएगा, हल्की सी गर्म निकलती है। और संघर्षी क्यों कह रहे हैं कि श्वास वायु गर्म क्यों होगी? स्वर तंत्रिकाओं में घर्षण के कारण श्वास वायु ऊष्म माने गर्म हो जाती है, तो इसलिए इनको आप ऊष्म कह सकते हैं, संघर्षी कह सकते हैं, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। अब व्यंजन कौन कौन से हैं इसमें, तो आप बताएंगे सा, स, सा और हा। ये चारों व्यंजन हम लोग यहां से याद रखेंगे। अब ये जरा देखो कि इनका जब उच्चारण किया जाता है तो हमारी श्वास वायु हल्की सी गर्म हो जाती है। अब इन तीनों चारों के बारे में थोड़ी सी जानकारी और पढ़ लेते हैं। जैसे माना कि इनको यहां पे लिखा है, जैसे ये तीनों सा है, इनको पहले बात तो ये याद रखना कि लिखने का क्रम आपका हमेशा ये वाला होना चाहिए। यदि ये क्रम से हमने गड़बड़ बात कर दी तो समझ लो बात पूरी गलत हो जाएगी। ठीक है, पहली बात तो ये है। अब यहां पे दूसरी बात करें, दूसरा पॉइंट ये है कि आपको ये लिखना है स्पर्शी व्यंजन के पांचों वर्ग। का वर्ग लिखा, चा वर्ग लिखा, टा वर्ग लिखा, ता वर्ग लिखा और पा वर्ग लिखा। यही तो होते हैं पांच, का, चा, टा, ता, पा। तो आप बताएंगे कि हमारे पास जो स्पर्शी व्यंजन है का, चा, टा, ता, पा, इनमें से का वर्ग और इनमें से पा वर्ग में एक भी सा नहीं होगा, माने कोई भी सा नहीं आता है तीनों में से। बात को बड़े ध्यान से सुनना, नहीं तो जीवन भर का कलंक रहेगा। कलंक का मतलब सवाल गलत करोगे तो दिक्कत ही रहेगी। अब ध्यान क्या रखना है, का वर्ग में कोई भी सा नहीं आएगा तीनों में से, ना तो पा वर्ग में कोई सा नहीं आएगा। क्या कहना चाह रहे हैं हम? ये कहना चाह रहे हैं का उच्चारण स्थल क्या है, बताओ? कंठ है। का उच्चारण स्थल क्या है? कंठ है। मतलब कंठ से कोई भी सा नहीं बोला जाएगा। इतनी सी बात आपको बताना चाह रहा है। बोलो इतनी बात समझ में आ पाई या नहीं आ पाई? कंठ से, गले से कोई भी सा नहीं बोला जाता। दूसरी बात समझना, फिर हम बात कर रहे हैं पा, और पा का उच्चारण स्थल आपने बताया ओष्ठ। क्या बताया? ओष्ठ। तो याद रखेंगे कि ओष्ठ की सहायता से भी एक भी सा नहीं बोला जाता है, ये भी बात याद रखना। मतलब ये हो गया कि आपसे कभी पूछे क्या का और पा वर्ग में कोई सा आता है, तो याद रखेंगे कि हम शब्दों के साथ प्रयोग कर सकते हैं का और पा वर्ग के। जैसे का, क्या बताएं, काशीराम लिख लेते हैं, चलो काशीराम लिखना है आपको, तो आप ऐसा नहीं कहना कि हम का के साथ अब सा का प्रयोग करेंगे, नहीं, प्रयोग तो करेंगे, लेकिन का उच्चारण स्थल कंठ है और इसका उच्चारण कुछ दूसरा है, अभी बताएंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि का वर्ग के साथ में प्रयोग तो हो जाएगा, लेकिन कंठ से एक भी सा नहीं बोला जाता, इतनी बात कह रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही सा बोलते हैं तो ओष्ठ का प्रयोग नहीं होता। बोल के देखो सा, ओष्ठ का प्रयोग होगा ही नहीं। तो अब बात यह आती है कि इनका और इनका और इनका उच्चारण स्थल क्या है। तो इसलिए बताया कि आपने बता दिया, पहले दो तो कैंसिल कर दिए, का में तो सा एक भी आएगा ही नहीं और पा में एक भी सा आएगा ही नहीं। इतनी बात तो समझ में आ रही ना। और भी सरल कर देंगे, यदि आपको लग रहा है फालतू में ज्यादा घुमा के कान पकड़ा दिया है, तो आप याद रखोगे कि चा और टा और ता, इनके वर्ग के साथ में इन सा का प्रयोग करते हैं। अब देखो, चा वर्ग का उच्चारण स्थल बताओ क्या है?
केटीएम ध्यान करो, केटीएम ध्यान करो। के से कंठ, टी से तालु, एम से मुर्दा। तो के से कंठ, कंठ में सा आएगा ही नहीं, नहीं आएगा ना, मना किया था कल, तो आज भी कर रहे हैं। तो काम कंठ में सा नहीं आएगा, तो अब दूसरा क्या बचा, तालु। तो इसको क्या कहते हैं, इसका नाम है भाई साहब का तालव्य शाह। इनको क्या कहते हैं, तालव्य शाह कहते हैं। फिर कौन आता है, एम फॉर मुर्दा, इनको कहते हैं मूर्धन्य शाह। षटकोण वाला जिसे शाह हम लोग कहते आ रहे हैं, इसका नाम क्या है, मूर्धन्य शाह। अब कौन है, ता से, ता का उच्चारण स्थल क्या है, ता, बोल के देखो, ता, दंत। तो ये सा कौन सा बन जाएगा, ये सा बन जाएगा आपका दंत है सा। तो अब बताओ कि जैसे आप पढ़ रहे थे कि स्पर्शी व्यंजन में का, चा, टा, ता, पा, इन पांचों वर्ग के अपने अलग अलग उच्चारण स्थल थे। तो अब आपसे पूछेगा एग्जाम में, हमसे कभी पूछता है कि बताइएगा दिए गए इस सा का उच्चारण स्थल क्या है। अब हमें तो ऑप्शन अपने हिसाब से वो दे देगा, हमें क्या आंसर करना है, तो हम क्या आंसर करेंगे, तो ये तालव्य है। तो याद कैसे रखेंगे कि हमारे पास जो शुरू के जो वर्ग के नाम थे, उच्चारण स्थल थे, एक का नाम कंठ है, फिर तालु है, फिर मुर्दा है। का में आप याद रखेंगे एकवी सा का प्रयोग करते नहीं है, एकवी सा का प्रयोग नहीं करते, तो ये कौन सा बन गया, तालु। अब इसके बाद कौन सा सा आता है, इसके बाद याद रखेंगे ये आता है, तो ये बन गया कौन सा, मूर्धा। अब अकेला बचा ये वाला, ये कौन सा बन जाएगा, ये दंत बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, ये दंत बन जाएगा। तो आपको इनके उच्चारण स्थल याद रखना है, हमसे एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। अब अगली बात समझो अब यहां से अगली बात समझो कि जैसे बात करें कि इनको हम यही क्यों कह रहे हैं या इनका सही उच्चारण कैसे किया जाए, तो इनका सही उच्चारण करने के लिए आप जब शाह बोलेंगे, इसको हम लोग सीटी वाला सा भी बोलते हैं ना, सीटी वाला सा। क्यों बोलते हैं सीटी वाला सा, इसलिए बोलते हैं जब जब इसका उच्चारण कर रहे होते हैं तो श्वास वायु हमारे मुख में थोड़ी सी घूम जाती है और उच्चारण के साथ में हल्की सी सीटी कैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, शा शा। इसलिए अब जरा समझना, जब आप बोलोगे तो आपकी जीभ कहां पे लगनी चाहिए, तो बताओगे तालू पे लगनी चाहिए, ठीक है। जरा शक्कर बोल के बताओ, शक्कर बोलना। अब उच्चारण सही करना है अपने को, शक्कर तो कोई भी बोल देगा, लेकिन उस शक्कर में उच्चारण सही नहीं है। शक्कर कैसे, शक्कर मतलब जीभ तालू पे लगाओ, धीरे से बोलो। और नहीं कर सकते ना, तो देखो आप शक्कर बोलना है और जीभ तालू की तरफ नहीं जाए, मतलब जीभ ऐसे करके ऊपर नहीं उठे। बोल के देखो, हमें शक्कर बोलना है और जीभ अपनी जैसे ऐसे रखिए, ऐसे करके ऊपर की ओर नहीं उठे। बोल के देखो, हम इतनी जल्दी बोल ही नहीं पाएंगे। इतनी देर में दुकान वाला कहेगा कि चल तू हट, दूसरे को आन दे, सोच ले पहले क्या लेना था। ऐसे तो करता है। तो अब जरा देखो, शक्कर बोलेंगे तो जीभ हल्की सी ऊपर जाएगी, शक्कर, श्याम, ठीक है। अब आपने लिखा यहां पे षटकोण, बोले के देखो षटकोण, षटकोण जीभ अंदर की तरफ जाएगी, षटकोण, क्योंकि जीभ किस तरफ जा रही है, तो बताएंगे मूर्धा की तरफ जाएगी। चलो आपको सीता बोलना है, सब छोड़ो, आपको सीता बोलना है और जीभ कोशिश करना है कि जीभ आपके तालू को टच करे। शीता हो जाएगा कि नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, शीता है नहीं, शीतल हो जाएगा, तालू से शीतल हो जाएगा, तालू से शीतल नहीं होगा। यदि हमने शीतल कर दिया ना, शीतल गड़बड़ है, ठंडा ही नहीं है, शीतल। तो अब ये उच्चारण भी बड़ा मायने रखता है। ये सीता तो जीभ दांत पे ही लगेगी, सीता। ये भी सावी कौन सा है, दंत का है, तावी कौन सा है, दंत का है। सामान्यतः आप थोड़ा सा ध्यान देना कि जितने भी शब्द बनाए जाते हैं सामान्य स्थिति में, अब अपवाद तो हर जगह ये लगभग 50% से ज्यादा देखोगे, तो वहां पे एक ही वर्ग के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक ही वर्ग के शब्दों के प्रयोग से क्या होगा कि हमारा उच्चारण आसान हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह जीव लगेगी। सीता दोनों एक ही वर्ग के हैं, दंत वर्ग के हैं या ता वर्ग के हैं, कुछ भी कह लो। तो आपको याद रखना है कि हमारे पास ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कितने हैं, तो आंसर कर देंगे 4। सा सा साहा। आपसे पूछेगा तालव्य शाह कौन सा है, तो ये बना देंगे। आपसे पूछेगा मूर्धन्य शाह कौन सा है, तो षटकोण वाला सा। कुछ लोग इसको पेट फटा वाला सा भी कहते हैं, ठीक है, अपने अपने हिसाब से याद रख लो, ठीक है। ये दंत सा बन गया, ठीक है। अब देखो एक बच रहा है अपने पास कौन सा, हा। हा का उच्चारण स्थल होता है कंठ से, गले से। कहां से होता है, गले से। बोल के देखो, हा
तो जीभ हमारी वैसी की वैसी रखी रहेगी और गले से इसका उच्चारण होता है, तो इसका उच्चारण स्थल बन गया कंठ। और इसको हम लोग कहते हैं स्वर तंत्री व्यंजन। स्वर तंत्री व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम हा का उच्चारण कर रहे होते हैं तो हमारी स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो रहा होता है। ह बोलेंगे तो आपको गले में एक हल्का सा वाइब्रेशन का आभास होगा, महसूस होगा। इसे हम लोग कंठ से ये उच्चारित किया जाता है, इसलिए इसको हम काकल्य व्यंजन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? काकल्य व्यंजन भी कह देते हैं। ये भी बात याद रखिएगा, या स्वर तंत्री व्यंजन कह सकते हैं। इसका उच्चारण स्थल पूछेगा तो कंठ बता देंगे, और पूछेगा इसे और किस नाम से जानते हैं तो ऑप्शन में यदि काकल्य व्यंजन दिया है तो हा काकल्य व्यंजन भी बन जाता है। एक और अच्छी बात बता दें, हा जो है आपका वर्णमाला का अंतिम वर्ण है। अंतिम वर्ण है कहां का? तो बताएंगे वर्णमाला का। ठीक है, तो ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हा वर्णमाला का अंतिम वर्ण है, मतलब इसके बाद वर्णमाला खत्म। ठीक है, अपन लोग अभी तक पढ़ते आ रहे होंगे कि वर्णमाला का अंतिम वर्ण क्या होता है? ज्ञ। क्यों होता है? क्योंकि हमें तो ये पढ़ाया गया। जैसे मान लो किसी सर ने, टीचर ने, मैडम ने, जिसने भी होमवर्क दिया और उसने कहा बेटा कल पूरी ओलम लिख के लाना आ से लेके ज्ञ तक, तो अपन तो ये समझ रहे हैं आप पहला वर्ड हो गया, ज्ञ अंतिम हो गया। लेकिन अब थोड़ा सा सुधार करना और याद रखिएगा कि अपनी वर्णमाला का जो अंतिम वर्ण है वो कौन सा होता है? हा होता है। वो तो जहां आएगा वहां सब मिलवाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, किसके आसपास आएगा। लेकिन अभी इतनी बात याद रखो कि इनके बाद वर्णमाला में कुछ नहीं है, खत्म। जैसे जेड है वैसे आपके लिए कौन है? हा है। ठीक है, तो अभी हमने अंतस्थ व्यंजन हो गए और अपने ऊष्म या संघर्षी व्यंजन हो गए। इसके बाद अगला जो प्रकार है उसका नाम है द्विगुण व्यंजन। अगला जो प्रकार है अपना, इसका नाम क्या है? द्विगुण व्यंजन। तो देखो, द्विगुण व्यंजन की बात की जाए तो द्विगुण व्यंजन में हम लोग क्या याद रखने वाले हैं कि पहले तो व्यंजन देख लो कौन कौन से इसमें आते हैं। दो व्यंजन आएंगे, डा और ढा। याद करो कि इनको हमने हटा दिया है। वैसे तो आपको बताया था 52 में से 48 रह गया, उसमें से बताया था ये 4 चले गए हैं। ठीक है, अब देखो इनको कैसे याद रखने की कोशिश करते हैं। वैसे इनका एक नाम और है, वो भी और लिख देते हैं। इनको एक नाम से और जाना जाता है। इनको हम लोग यानी कि विद्वान लोगों ने इसको एक नाम और दिया है, उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन इसलिए कहा है, उच्छिप्त का मतलब होता है अलग करना, हटा देना, फेंक देना, ऐसे करके। तो इनको क्या कर दिया? अलग कर दिया, वर्णमाला से हटा दिया, इसलिए इनको उच्छिप्त व्यंजन भी कह देते हैं। अब देखो, द्वि का मतलब होता है दो और गुण का मतलब होता है लक्षण। तो ये व्यंजन क्या है? कुछ भ्रांति पैदा कर देते हैं, कुछ विशेष दोहरे लक्षण या गुण हमारे लिए उत्पन्न कर देते हैं, इसलिए हटा दो। अरे ये तो वर्णमाला है। आदमी के शरीर में कोई अंग समस्या देने लगता है, आदमी उसको कटवा के फेंकवा देता है। अपेंडिक्स ने समस्या करी, ऑपरेशन करवाया, वो डली एक तरफ, हटो। ये तो आप वर्णमाला को तुमसे कोई लेना देना ही नहीं है। तो आदमी जब शरीर को कटवा फड़वा सकता है कठिनाई के समय में सरलता के लिए, तो तुम तो खैर बाद बाकी बहुत दूर की चीज हो गए। अब देखो कैसे आपने लिखा, जैसे क्या लिखा? हाँ, दोनों में उच्चारण में अंतर बताओ। समझ में आ रहा है ना क्या अंतर है? ये क्या है और ये? अब इसमें माना कि आपसे पूछ रहा है वृक्ष वाला कौन सा है? ये वाला है, तो हमें पता है। अब वृक्ष वाला अपना ये है। अब इन दोनों में उच्चारण अलग अलग है। ये पेड़ तो हालांकि अंग्रेजी का शब्द है, भुगतान वाला। ठीक है, हाँ। तो अब जरा देखेंगे कि यहां पे और यहां पे बस अंतर क्या? एक पॉइंट का ही तो अंतर है। यदि हमने इसका उच्चारण ढंग से नहीं कर पाया ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी सारी बातें। तो यही सब व्यवधान या व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए क्या किया है? इनको अपने वर्णमाला से क्या कर दिया? हटा दिया गया है, उच्छिप्त कर दिया गया है। तो आपसे पूछे बताओ द्विगुण व्यंजन कितने हैं? 2 बता देंगे, डा और ढा। ये बात याद रखेंगे। इसके बाद जो अगला व्यंजन आता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको जरा याद रखना। एग्जाम में खूब प्रश्न पूछेगा यहां से। इनका नाम है संयुक्त व्यंजन। इनका नाम है संयुक्त व्यंजन। अब आप लोग संयुक्त शब्द का अर्थ तो समझ गए होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं, है ना? अब देखो, पहले ये समझ लो कि ये संयुक्त व्यंजन है कौन कौन से। तो आप बताएंगे 4 हैं, छ, त्र, ज्ञा और स्रा। आप पहले इन तीनों को याद रखो और बाद में फुर्सत रहे तो इसको याद रख लेना, क्योंकि ये भी है। लेकिन 3 तो है ही है, क्योंकि इसको तो हटा दिया ना।
तो इनको भी साथ में लेके चल रहे हैं, लेकिन 3 तो अपने पास है ही है आज के समय में। आप जानते हैं कि संयुक्त का मतलब क्या है? 2 अलग अलग सोर्स के, 2 अलग अलग स्रोत के वर्णों को मिलाकर के जब हम कोई नया व्यंजन बना देते हैं तो उस व्यंजन को क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अब देखो यहां से, अब हमने संयुक्त स्वर भी पढ़े थे, कल ही पढ़ रहे थे शायद, संयुक्त स्वर कल या परसों की क्लास में पढ़े थे कि जैसे आपने आ और ई को मिल किया या जोड़ा तो ए बना था, मतलब आ अलग है, ई अलग है, तो ये इस तरह की स्थिति संयुक्त स्वर कहलाती। अब दूसरी बात समझना, इन स्वरों को हम इन व्यंजनों को मूल व्यंजन में नहीं गिना जाता है, मूल व्यंजनों में नहीं गिनते हैं, मूल व्यंजनों में नहीं गिना जाता है, नहीं गिना जाता है। अब क्यों नहीं गिना जाता है? कारण अभी बताएंगे। तो कभी पूछे क्या संयुक्त व्यंजन को हम मूल व्यंजन में गिन सकते? मना कर देंगे, नहीं गिना जाता। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त का मतलब है अलग अलग चीजों से मिलकर के बने होंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो छा है ये कैसे बना है। तो आप जरा बताइएगा कि इसको थोड़ा हम लोग शुरू से सरल करके पढ़ते हैं। छा को इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट में क्या? KSH लिख सकते हैं ना। तो अब भाई इसको KSH लिख सकते हैं, तो इस के से हमने लिया क और का में लगाया हलंत, ठीक है, और उसके बाद प्लस का साइन लगाया। इस SH को लिया आपने मूर्धन्य सा और हलंत नहीं लगाएंगे, मूर्धन्य सा लिया और इस तरीके से आपने क्या बना दिया? ये बन गया। मतलब ये हुआ इस छ के बनने में जो मूल संरचना है वो क्या? ये है। इन दोनों के मेल से जो व्यंजन वर्ण बना उसको क्या कह रहे हैं? छ कह रहे हैं। इसलिए इसके उच्चारण में याद रखना हमेशा हमेशा के लिए, इसके उच्चारण के पहले हल्की सी का ध्वनि उत्पन्न होना जरूरी है। जैसे आप मान लो कि आपके पास अभी कहीं से फोन आता है, घर वालों का तो खैर नहीं आएगा क्योंकि उनको पता है अपन पढ़ने आए हैं। अब माना किसी दोस्त का, सहयोगी का या किसी अन्य तीसरे व्यक्ति का फोन आया है और पूछे कहां पे हो, तो क्या बताओगे? हिंदी में बताना, हिंदी क्लास है ना। अच्छा, क्या बताओगे? चलो आपको लिख देते हैं तो इससे उच्चारण करना है। जैसे ये लिखा, इसको कैसे पढ़ते हैं? बोल क्यों? इसको पढ़ेंगे कक्षा। और अब माना कि कुछ लोग जल्दबाजी में हैं, अपन ने फोन उठाया, अपन ने कहा कहां? उसने पूछा कहां? जो कक्षा में है, तो कि आ जाओ बाहर। कक्षा में फिर क्या दिक्कत है? तो कक्षा में और कक्षा में दोनों में अंतर है। कक्षा और कक्षा, कक्षा कहेंगे मतलब कक्षा कहेंगे तो क्लासरूम बन जाएगा, और कक्षा कहेंगे तो फिर आनंददायक पल बन जाएगा, मतलब गर्मी का मौसम वैसे भी है। तो देखो कक्षा और कक्षा में ये अंतर है। मतलब आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो हल्की सी का ध्वनि का प्रयोग किया जाता है क्लियर उच्चारण के लिए। यदि उच्चारण क्लियर नहीं होगा तो सामने वाला तो फिर कुछ भी समझेगा ना। जैसे माना कि मान लो थोड़ी देर लगे, कोई व्यक्ति है जो क्लियर नहीं बोल सकता, तुतलाता है। अब वो माना कि कोशिश कर रहा है, किसी ने पूछा कितने में पढ़ते हो, उसने कहा 8 में पढ़ते हैं। अब आप तो ये समझोगे कि 8 में पढ़ता है, अब वो क्या कहना चाह रहा है? 1। लेकिन अब डिपेंड करता है उसमें कि हमारी मानसिकता क्या है, कि हम उसको 1 समझ पा रहे हैं कि 8 समझ पा रहे हैं। तो बस ये कि जब तक उच्चारण क्लियर नहीं होगा तब तक बातें भी क्लियर नहीं होंगी। तो अब ये छा है तो कैसे पढ़ेंगे? क का हल्का सा साउंड आएगा ही आएगा। कक्षा सबसे बढ़िया उदाहरण है, ठीक है। अब देखो, तो आपको कैसे याद रखना है? छा कभी भी पूछेगा, छा जो है कैसा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से व्यंजन से मिलकर के बनना है? का और सा से मिलकर के बनना है। किससे? का और सा से मिलकर के बनना है, ये बता देंगे। अब अगले व्यंजन पे आओ। अगला व्यंजन है अपने पास में क्या? त्रा। त्रा को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? TRA लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे TRA। तो इस टी से आपने लिया आधा ता। याद रखो पहला व्यंजन जो भी आएगा वो स्वर रहित आएगा, मतलब हलंत लगेगा, ठीक है। और प्लस का साइन लगाया, RA से क्या बना दिया आपने? रा बना दिया। तो ये बन गया त्रा। अब देखो पुराने जमाने की बात बताएं। पुराने जमाने में जो त्रा लिखा जाता था वो कुछ इस तरह से लिखा जाता था, शायद आपने कभी ध्यान दिया हो।
और इसको लिखने का जो तरीका जो उन्होंने विकसित किया था, कैसे, क्योंकि जो ये वाला रा है इसको ऐसे लिखा जाता है जब भी किसी आधे व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तब, और ये जो है ये आधा है, ये इतना ही था। हाँ, तो अब देखो कि कभी पूछे इनमें से, ये जो नीचे लिखा है इनमें से कौन सा आधा व्यंजन है, तो यहां पे देख के बता देना। जब आधा ता है तो ता आधा होगा, रा कैसा होता है, पूरा होता है। समझ में आ गई बात। त्र कैसे लिखते हैं, तो TRA से याद रखो, अपने आप हिंदी बन जाएगी, दिक्कत ही नहीं आएगी। नहीं तो रटते रहेंगे जीवन भर, कंफ्यूज ही बने रहेंगे, तो काय को इतना ज्यादा कंफ्यूजन रखें अपन दिमाग में छोटे से में। अगली बात देखो, ज्ञा की बात करते हैं। यहां पे हो सकता है थोड़ा सा हमें समस्या आए लौट के। ज्ञा, इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, GYA, इसको लिखा जाएगा GYA, लेकिन यहां पे थोड़ा सा हम बदलाव करेंगे। हिंदी में इसको लिखते हैं, ये जो बनता है जा और इया के मेल से बनता है। किससे बनता है, जा और इया के मेल से बनता है। इसलिए शायद आपने कभी ध्यान दिया हो कि बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो इसको ज्ञा नहीं पढ़ते, वो उसे जिया पढ़ते हैं। जिया, क्या पढ़ते हैं, जिया। क्यों, क्योंकि उनका उच्चारण बिल्कुल सही है। उनका उच्चारण बिल्कुल सही कैसे, क्योंकि जा और इया मिलके क्या, जा आधा है, जिया अपने आप बन गया। जा आधा है और इया पूरा है, तो जिया। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग आज के हिसाब से क्या पढ़ते हैं, आधा गा और इया से क्या बना दिया, आजकल हम ये पढ़ते हैं ज्ञा। इसीलिए तो लिखा है ऊपर GYA, देख लो। पुराने लोग बोलते हैं ना ज्ञानी, और क्या, वो जानी नहीं है। ठीक है, चलेगा। तो अब समझ में आ गई ना बात की ज्ञानी ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है, बस वो समय समय का अपडेशन है। पुराने समय के हिसाब के लोग ये पढ़ रहे हैं, आज के हिसाब के लोग ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, वो क्षत्रिय, तुम आज छत्री नहीं बोलेंगे, छत्री बोलो और क्षत्रिय बोलो। हाँ, तो वहां पे छा का उच्चारण और क्लियर है। वैसे इसमें क्या होता है, पहले कोई व्यंजन आना जरूरी है, तो आपका का की ध्वनि क्लियर हो जाएगी, और अकेला यहीं से शुरू हो रहा है तो उतना क्लियर नहीं हो पाता। अब छत्री में पहले का छत्री ऐसे हो जाएगा। एक और उदाहरण में अपनी खुद की बात बताऊं, का लिखी है, का लिखा है, आप विश्वास नहीं मानोगे, इसके चक्कर में जाने कितने साल पिटे थे हम, क्योंकि हम इसको कई वर्षों तक लगातार क्या पढ़ते रहे, क्योंकि इंग्लिश तो शुरू से मेरी बहुत जोरदार थी, कस्तरिया पढ़ते रहे। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती थी, क्यों, ये के है मान लिया, ये SH है तो अपने मान लो इसको ऐसा कर दो, फिर ये तापे मात्रा लगी है, कस्तरिया नहीं लग रहा क्या, कोई कस्तरिया गलत करके बता दो। लेकिन किसी मास्टर ने ये तक नहीं बता पाया ये क्यों है ऐसा सीन, क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश का मेल है ना। और हिंदी में आप देखोगे, अभी हम लोग ये चर्चा ही कर रहे हैं क्या, कि KSH से क्या बनना है, छ, और त्रा से क्या बनना है, देखो कस त, और आगे जोड़ देंगे तो अपने हिसाब से सब बन जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखोगे कि हम यहां पे इस तरह से बन गया, ज्ञा की बात बन गई। अगले व्यंजन की तरफ चलते हैं, स्रा। अगले व्यंजन की तरफ चलें, स्रा की तरफ। तो स्रा को जरा इंग्लिश में बता दो कैसे लिखते हैं, SHR, तो इसको लिखेंगे SHR। तो SH का सा बना दो, इस SH का सा कौन सा बनाएंगे, देखो एक तो ये आ गया है, एक तो सा ये आ गया है, और अब एक ही सा बचा है जिसमें H का प्रयोग होता है, वही वाला तालव्य सा। तो ये तो मूर्धन्य सा आ गया ना आपके पास, अब अपने पास कौन सा है, तालव्य सा। ठीक है, तो तालव्य सा के साथ हलंत का प्रयोग किया अपन ने, हलंत का प्रयोग किया और ये बन गया रा, और रा को क्या कर देंगे, बन गया। तो इसलिए सरा। अब एक और बात समझना, जब भी आधा सा हमें लिखना होता है कहीं पे, तो इसका साइन ये होता है। और सरल कर दें थोड़ा सा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब किसी भी रा के पहले आपको आधा व्यंजन जोड़ना है, जब भी किसी रा के पहले आधा व्यंजन जोड़ना है तो उस रा के लिखने का तरीका क्या होता है, ये होता है। अब आपको आधा सा जोड़ना है तो आधा सा का मतलब क्या है, ये, तो ये बन गया सरा। लेकिन इसको क्या नहीं कहेंगे, इसको श्री नहीं कहेंगे, मात्रा लगा दी बात अलग है, श्री बन गया। लेकिन जब आपको लिखना हो श्रृंगार, तो श्रृंगार के लिए ये होता है री, समझना बात को। तो यहां पे अंतर और अर्थ बदलेगा और उच्चारण बदलेगा। ये श्रृंगार है, इसको अपन हटाओ, जैसे इसको मात्रा हटा दो थोड़ी देर के लिए, ये स्र है,
और ये श्री है, अनुस्वार भी हटा दें इसका आप। हाँ, अब इसको आप क्या पढ़ेंगे, इसको श्री पढ़ेंगे क्योंकि ये री है। कैसे, ऐसे देखो, ये प्लस का साइन लगाया और ये आधा सा है और यहाँ पे री है, ठीक है। एक कंडीशन ये समझना, और फिर अपन ने आधा सा और फिर यहाँ पे लिखा रा। अब इसको लिखने का तरीका जो बनता है वो ऐसा बनता है और इसके लिखने का तरीका जो बनता है वो ऐसा बनता है। तो इसको स्रा पढ़ते हैं, इसको श्री पढ़ते हैं, श्रृंगार, इसको श्रृंगार। अंतर समझना, जब भी री है, जैसे ये लिखा आपने, अभी आप यहां से पढ़ने के बाद सीधे यहां जाओगे या यहां से पढ़ने के बाद सीधे यहां जाओगे, बताओ कहां जाओगे? बी में जाओगे कि ए में जाओगे? ये तो ए में जाना चाह रहा है। ये प्लेनेट है, अपन सीधे यहां से पृथ्वी से मंगल चले जाएंगे। सोच रहे हैं यहां तो कुछ मंगल नहीं हो रहा जीवन में, शायद मंगल पे ही कुछ जीवन हो जाए, ठीक है। तो ये अपना बी सही, ये ग्रह है, ये क्या का है, ये ग्रह है, ये गृह, गृह उच्चारण री में होता है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। तो अब देखो आपने क्या देखा, छत्र ज्ञा स्रा, ये इस तरह से आपने याद रखे। अब एक बात और समझना, इनको संयुक्त क्यों कह रहे हैं, इनको मूल व्यंजन में क्यों नहीं गिनते, कारण समझना। आप एक बात बताओ कि आपने इसको पहले कभी गिना है? ईमानदारी से देखना और बताना, क्या इसे पहले गिना है अभी कभी, आज कल में? कहां गिना था? स्पर्शी व्यंजन में गिना था। इसको कहां गिना था? क्यों नहीं गिना? ऊष्म या संघर्षी में गिना था। ऊष्म या संघर्षी में गिने थे ना, 4 व्यंजन होते हैं, मतलब आपने ये भी गिना और ये भी गिना है, ठीक है। आपने इसको गिना है, गिना है कहां पे? स्पर्शी व्यंजन में। और इसको कहां गिना है? इसको अंतस्थ में यारा लावा में गिना है। ये जा आपने स्पर्शी में गिना है और ये यहां वहीं गिना है, इसको भी गिना है, इसको भी गिना है, मतलब सबको गिना है। अब ऐसे कहानी समझो कि एक बच्चा 1-2 दिन कोचिंग नहीं आया पढ़ने के लिए, और अपना स्वाब ऐसा ही अपन पूछ लेते हैं, क्यों भाई काय नहीं आया 2-3 दिन से? तो उसने कहा सर इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि घर पे 3 रिश्तेदार आ गए थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने पूछ लिया कौन कौन आए थे, कि सर 3 लोग आए थे, एक पिताजी के साले आए थे, माताजी के भाई आए थे, हमारे मामा आए थे। कितने लोग हो गए? 3 हो गए। अब ये 3 हैं कि नहीं? तो अपन ने कहा फिर तो बड़ी समस्या हुई होगी, लेकिन तेरे साथ एक चमत्कार हो गया होगा कि ये तीनों रिश्तेदार एक ही कुर्सी पे बैठ गए होंगे। कि हाँ सर ये बात हमें भी समझ में नहीं आई, एक ही चाय एक ही कप में काम चल गया, सबका एक ही कुर्सी पे बैठ गया। तो कारण क्या है? अब एक बात बताओ, जब पिताजी के हमने भाई को गिन लिया, हमने पिताजी के साले साहब को गिन लिया, तो अब ये माना कि ये अपने माताजी के भाई हो गए, ये पिताजी के साले हो गए, ये वही तो मामा हैं, तो इनको काहे को बार बार गिनेंगे हम? तो हमने जब इनको गिना है, इनको गिना है, इन सबको गिन लिया है, तो इनके मेल से जो अब नए व्यंजन बन रहे हैं उनको नहीं गिना जाएगा, ठीक है। इसीलिए यही कारण है कि इनको कहां नहीं गिनते हैं, व्यंजनों में नहीं गिनते। इनके पहले कौन सा वर्ण आता है वर्णमाला में? इनसे पहले कौन सा वर्ण यहां पे लिखा होता है? इनसे पहले लिखा होता है हा, इसीलिए तो ये अंतिम वर्ण बन गया अपना। अब इसीलिए तो हा अंतिम वर्ण बन जाता है, क्योंकि इनके बाद सब कुछ खत्म, हिसाब किताब। ये तो कैसे संयुक्त हैं, ये तो ऐसे बेचारे चंदा कर करके बने हैं। समझ में आ गई ना बात, क्यों हा अंतिम वर्ण है? उसके पीछे का कारण ये क्योंकि इसके बाद ये सब संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। हाँ, ये सब अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने और ये सब पहले गिने जा चुके हैं। और जो गिने जा चुके हैं, अब जैसे मान लो कि आपकी शादी हुई और मान लो फूफा जी रूठे घूम रहे हैं, तो पिताजी ने कहा कि साहब जीजा जी नाराज घूम रहे हैं, तो इनको पहले 500 का इनको दिलवाता उसमें मन जाए। आपकी लगन चढ़ रही थी तो फूफा जी को 500 का दिलवा दिया, मतलब पिताजी के जीजा जी को। और आपको पता चला लगन चढ़ते चढ़ते फूफा जी विकट नाराज हैं, तो लगन चढ़ के आप फ्री हो पाए, आपने कहा रुको भाई फूफा जी को 500। तो अब उस लड़के ने सोचा चलो ठीक है दिलवाओ, 100-500 में क्या बिगड़ रहा है। अब फूफा जी की चौंट गई, मतलब एक जगह 500 फिर अगले जगह 500। तब तक पता चला कि अपनी माता जी उन्हें कह रहे हमारे जीजा जी नाराज है। अब वो जो देने वाला था मुझे कहा एक ही आदमी को कितनी बार दिलवाओगे, ये तो बताओ। कोई फूफा जी कहता है, कोई जीजा जी कहता है, कोई कुछ कहता है, आदमी तो एक ही है। तो वैसे ही ये आदमी तो एक ही है, ये इनके कुछ है इनके कुछ है। तो भाई एक बार गिना जा चुका, एक बार दे दिया, बात खत्म करो। तो बस यही कारण है कि इनको हम लोग क्या करते हैं, व्यंजन में शामिल नहीं करते हैं। अब कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं, जैसे 1 मिनट में फटाफट समझो, कभी पूछेगा इसको या ये व्यंजन कैसे बनता है। जैसे माना यहां पे थोड़ा सा इनका कलर चेंज कर लें। हाँ,
अब जैसे माना कि एग्जाम में पूछा छा व्यंजन कैसे बनेगा, त्रा व्यंजन कैसे बनेगा, तो जितने भी इस तरह के व्यंजन आपको लिख के देगा, छत्र ज्ञा, ये जितने भी इस तरह के व्यंजन लिख के देगा, तो इनमें से आप स्वर हटा दो, अपने आप काम हो जाएगा। पटवारी में लगातार पूछेगा सवाल है, ये पिछले साल के हर दूसरे तीसरे सेट में आते थे। तो आप क्या आंसर करोगे, का और सा, बस स्वर हटा देंगे। त्रा का आंसर क्या करोगे, आधा त्रा और आधा ना, आधा ता, आधा ता और आधा रा, इनमें स्वर नहीं आएगा, वहां सब में स्वर आ रहा था, यहाँ पे क्या नहीं आएगा, यहाँ पे स्वर नहीं आएगा। ये बात बस यहाँ पे याद रखेंगे और सारी की सारी बातें एक जैसी रहेंगी, कोई कहीं कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये बातें भी जरा याद रख लो, जब हलंत लगा है तब, और हलंत नहीं लगा है तो सीधी सीधी बात है, फिर तो अपने मन की बात है। हाँ तो यहाँ पे सब में लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पे हलंत लगा है, इसलिए यहाँ पे सब में हलंत लगा है, ये सब स्वर रहित हैं, ठीक है। अब वही तो बता रहे, अब जैसे यहाँ पे लिखा है ये, तो अब देखो ये और ये अब बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं है। हम इसके और खंड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस तरह से हम इसका ये भी खंड कर सकते हैं, ये भी सही है, ये भी गलत नहीं बनेगा। इन सब के साथ आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, मतलब जब हलंत नहीं लगेगा तब, ठीक है। तो चलो यहां तक की बात कंप्लीट होगी, कल इसके आगे पढ़ते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।